लोकतंत्र के नाम पर एक ऐसा धब्बा है, जब बराबरी के नापने के पैमाने ही खत्म हो जाएंगे तो बराबरी आने की कोई भी संभावना बचेगी ही नहीं। पूरी सर्विस कंडीशंस का असर आपके ऊपर भी पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब वो स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, वो एक क्लस्टर में अपॉइंट होगा, तो वो झोला लिए घूमेगा और आप भी उसके पीछे थैली लिए घूमेंगे। एजुकेशन मार्केट का ये जो ऑनलाइन फॉर्मूला निकला है वो घातक है, इसको बहुत लिखा जा चुका है। कोई भी ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती कि जो तमाम मेमोरेंडम्स आप सबने दिए, हम सबने दिए, उनकी झलक भी उस पर मिलती हो, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद वो कैबिनेट के एक नोटिफिकेशन से अप्रूव कर दी जाती है, पार्लियामेंट में लाई भी नहीं जाती। और उसके बाद क्या होता है कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी भी उसको दिलानी है, पर उस पर बहस नहीं करनी है, तो इसलिए उसे दूसरे रूट से लाया जाता है और बजट स्पीच का हिस्सा बना के उसमें पैसा अप्रूवल के लिए पेश कर दिया जाता है। तो ये मतलब कहिए कि लोकतंत्र के नाम पर एक ऐसा धब्बा है जिसका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि इस शिक्षा नीति में खामियां हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा इसलिए कि जिस तरह से वो लाई गई है वही गैर लोकतांत्रिक है। दूसरी बात यह है कि अगर ये शिक्षा नीति का लागू किया जाना नहीं रोका जाता, इफ़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी इज़ नॉट स्टॉप्ड फोर्थविथ, तो आप ये मान लीजिए कि आज़ादी के बाद के 75 सालों में जो कुछ थोड़ी बहुत तरक्की हमने सामाजिक न्याय के सवाल पे की है, वॉट एवर वी हैव अचीव्ड ऑन द फ्रंट ऑफ सोशल जस्टिस ड्यूरिंग लास्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक, वो सब ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब बराबरी के नापने के पैमाने ही ख़त्म हो जाएंगे तो बराबरी आने की कोई भी संभावना बचेगी ही नहीं। अगर आप देखें तो ये पॉलिसी तमाम दरवाज़े खोल रही है, तमाम दरवाज़े, कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये टूट जाएं, इनके कॉलेजेस कम्युनिटी कॉलेजेस में कन्वर्ट हो जाएं, और उसके बाद जो पुरानी सर्विस कंडीशंस जिससे आज ये बंधे हुए हैं और जिस पार्लियामेंट्री एक्ट से बंधे हुए हैं वो उससे फ्री हो जाएं। अगर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के 82 कॉलेजेस को आप यहाँ से फ्री कर दीजिए तो वो उस पार्लियामेंट्री एक्ट से फ्री हो जाती हैं जो टीचिंग नॉन टीचिंग के बारे में उस दौर की कुछ प्रगतिशील तत्वों को लिए हुए है। तो ये पॉलिसी दरअसल बहुत सारे लेवल्स पे इस फ्रेगमेंटेशन को बढ़ावा देने वाली है। आप देखिएगा, आप तो पहले ही जानते हैं पिछले 3-4 सालों में, पैंडेमिक से पहले ही, कैसे कई कॉलेजेस इससे टूट के अलग जाने की बिल्कुल ऐसे उनको बेचैनी हो रही थी, जैसे कि किसी को पेट में दर्द होता है। तो उसी तरह से अब ये पॉलिसी ये फ्रेगमेंटेशन करेगी और इसमें बहुत सारे, अब आज उसका समय नहीं है, बहुत कुछ उस पर लिखा गया है। तो सामाजिक न्याय भी गया, ओल्डर एग्जिस्टिंग सर्विस कंडीशंस भी गई। सर्विस कंडीशंस का मतलब प्लीज़ याद रखिएगा, मैं केवल टीचर की तनख्वाहों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पूरी सर्विस कंडीशंस का असर आपके ऊपर भी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर टीचर को आप झोला छाप बना देंगे तो आपकी पढ़ाई भी फिर झोले में ही होगी, समझ रहे हैं। जैसे इन्होंने स्कूलों में किया ना, वो टीचर को मैं कहता हूँ घुमंतू बना दिया कि जब वो क्लस्टर में घूमेगा, समझ रहे हैं। अब वो स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, वो एक क्लस्टर में अपॉइंट होगा, तो वो झोला लिए घूमेगा और आप भी उसके पीछे थैली लिए घूमेंगे कि ज्ञान दे दीजिए गुरुजी, ज्ञान दे दीजिए। याद रखिए, गुरुजी से ज्ञान भिक्षा में मिलता है और टीचर से शिक्षा अधिकार में मिलती है। अब आप तय कर लीजिए कि आपको भिक्षा लेनी है या अधिकार लेना है, आप ये तय कर लीजिए। और ये कमाल की बात है कि ऐसी स्थिति में वो सरकार जिसने 2014 में यहाँ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम को ख़त्म किया, आज वही सरकार उसे दोबारा वापस ला रही है, ये बिना बताए कि ऐसे कौन सा अवतार उनकी बुद्धि में आ गया है जिसने ये बुनियादी फेरबदल। या तो वो कहें कि हमने पहले गलती की थी, या तो वो पहले वाले निर्णय के लिए माफ़ी मांगे, या फिर इस वाले के लिए मांगे। इन दोनों में से एक तो गलत होगा ना। या तो पहले का लगाना गलत था, हटाना,
और या फिर अब का लगाना, दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं, है ना। तो ये बात नहीं समझ में आती कि दोनों निर्णय ठीक कैसे हो सकते हैं। कोई माफ़ीनामा पहले वाला को तो आया नहीं। और दुखद बात यह भी है कि जिन स्टूडेंट्स के पास आज की तारीख में सत्ता की ताकत है, उनके संगठन इस बात पे ऐसे रुमाल मुंह में बांध के बैठे हुए हैं जैसे कि फेविकोल का मजबूत जोड़। तो ये देख लीजिए, अगर इस तरह से। और एक बड़ी विचित्र सी बात और है, इतना सब कुछ लिख चुका है, इतना सब कुछ लिख चुका है कि क्यों एजुकेशन मार्केट का ये जो ऑनलाइन फॉर्मूला निकला है वो घातक है, इसमें बहुत लिखा जा चुका है। उस सबके बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई रोड मैप, और दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटी जो उनको पॉलिटिकली थ्रेटनिंग लगती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के खोलने का कोई रोड मैप इन्होंने पेश अभी तक नहीं किया है, और ये करेंगे भी नहीं। ये भी ध्यान रखिए, ये करेंगे भी नहीं। और ये ध्यान रखिए कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन, कैंपसेस को बंद रखने की साजिश, और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम को लागू किया जाना, ये तीनों मुद्दे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात को बिल्कुल डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, ये किसी संगठन विशेष के स्टूडेंट्स की लड़ाई नहीं। हमें वो भाषा चुननी होगी, वो नारे भी चुनने होंगे जिसमें आप और बड़ी तादाद में लोगों के साथ जुड़ सकें। और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि स्टूडेंट्स को कम से कम इस एक्सट्रीम स्टेप में ना जाना पड़े। अगर यूनिवर्सिटी और बाकी के जो आला अधिकारी हैं वो आपके साथ बातचीत करें, कुछ आश्वासन दें, कुछ सोच समझ के यहाँ आया है। अगर वो ये बात कह रहा है तो कुछ सोच समझ के यहाँ आया, उसको हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़े। इसका मतलब ये है कि आपने पिछले उनके आवेदनों पे, पिछली अर्जियों पे, पिछले डेमोन्स्ट्रेशंस पे कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपने आज तक अपने पिछले एफर्ट्स पे आज तक कोई जवाब सुना है? क्या आपको आज तक कोई जवाब मिला है? नहीं मिला है, इसीलिए आपको आज ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ रहा है। तो 2 बातें मैं आखिर में और कहूँगा, फिर ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस देश में सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ, उसमें आप शिक्षा को बिकने से कैसे बचाएंगे? ये आपकी भी लड़ाई है। और जो पुर्जे बन गए हैं ना इस बेचने की मशीनरी के पुर्जे, जिन लोगों से आप यहाँ अपील करने आए, वो क्या हैं? वो सिर्फ पुर्जे हैं। ये उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये जो राक्षस है वो उनको भी एक दिन खाएगा, और ज़रूर खाएगा। उनको भी खाएगा और उनकी आने वाली नस्लों को भी खाएगा। चेत जाएं तो बेहतर है, नहीं तो फिर स्थिति वहाँ पहुँचेगी जहाँ संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो शिक्षा को बेचने का सवाल है, ये इस देश को बेचने का जो पूरी जो कोशिश चल रही है, जिसके खिलाफ किसान खड़े हुए हैं आज, ये उसी का हिस्सा है जिसका नज़ारा आपने कोरोना के टाइम में देखा है। और मैं अभी कह रहा हूँ, अभी दिल्ली में डेंगू इतना फैला है ना, मुझे नहीं लगता, मतलब मैं भटकता रहा एक दिन पूरा, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, और मुझे बड़ी मुश्किल से ही अपने पिताजी के लिए एक हॉस्पिटल में बेड मिला। तो कोरोना के बाद भी इन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं सुधारा, कोरोना के बाद भी इन्होंने नए कॉलेज स्कूल कुछ नहीं खोले, जबकि ये साबित हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं वो बिकाऊ नहीं हो सकती, उसमें लॉ ऑफ कॉम्पिटिशन लागू नहीं हो सकता। ये साबित हो गया है, कोरोना ने ये साबित कर दिया है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि कोरोना का ही फ़ायदा उठा के पूरे देश को नीलाम करने की कोशिश देशभक्त लोग कर रहे हैं। तो इस लड़ाई को केवल यूनिवर्सिटी तक मत रखिए,
जितना जा सकते हैं, जितनी दूर जा सकते हैं जाइए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये देश बचाने की लड़ाई है। ये केवल 4 ईयर की लड़ाई नहीं है, ये सही मायने में देश बचाने की लड़ाई है। और जो मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, जब तक जैसे आप यहाँ इस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं, इस मामले में जवाबदेही दिल्ली सरकार की भी बनती है। ठीक है, दिल्ली सरकार से भी ये पूछा जाए कि आपने क्या कदम उठाए। जब आपके अड़ोसी पड़ोसी सारे राज्यों ने कदम उठा लिए स्कूल कॉलेज खोलने के, तो आपकी सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ये भी बताइए। सिर्फ कुछ सरकारी स्कूलों में एक ऑप्शन दे देने भर से बात नहीं बनती कि हाँ अगर बच्चे चाहें तो स्कूल जा सकते हैं। आपने कौन से कदम उठाए हैं, क्योंकि इसका शिकार बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हो रहे हैं, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के। तो दिल्ली सरकार की भी जवाबदेही इसमें बनती है, केंद्र सरकार की जवाबदेही भी इसमें बनती है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी जवाबदेही इसमें बनती है। और मुझे यकीन है कि जैसे आपने पहले हर लड़ाई जीती है, ये लड़ाई भी आखिरकार आप ही जीतेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।